नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर संतवारी क्लासेस में। आज जो हम पढ़ेंगे व्यंजन स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है देखते हैं कि व्यंजन संधि को और किन नामों से जाना जाता है। तो व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। हल संधि, हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे हल संधि के नाम से क्यों जानते हैं? इसी प्रकार स्वर संधि जो होता है, स्वर संधि, इसे जो है अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। अच संधि। तो इसको समझने के लिए कई बार परीक्षा में यह भी पूछ लेता है कि व्यंजन संधि को और किन नाम से जाना जाता है। तो व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है और स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। अच संधि के नाम से क्यों जाना जाता है? पहले ही बताया गया था आपको कि जो है 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। 14, यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछा है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 14। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से जो है प्रत्याहार का निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें जो है प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं और माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, इनसे जो प्रत्याहार बनते हैं, उन्हीं प्रत्याहार से जो है संस्कृत व्याकरण का निगमन होता है। तो सबसे पहले जो है माहेश्वर सूत्र में जो आता है अच। अच जो प्रत्याहार होता है, इसके अंतर्गत सारे स्वर आते हैं, स्वर वर्ण आते हैं, इसीलिए जो है स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें देखेंगे आगे हल। जो हल प्रत्याहार होता है, इसके अंतर्गत जितने भी आते हैं वो व्यंजन वर्ण आते हैं, इसीलिए जो है व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब देखते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के अनेक नियम हैं और प्रत्येक नियम को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहले व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि, इसकी परिभाषा। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। तो ये हो गया व्यंजन संधि की परिभाषा। क्योंकि व्यंजन संधि में जो होता है, पहले अनिवार्य रूप से क्या होगा? व्यंजन होगा। अब व्यंजन के बाद क्या आएंगे? चाहे स्वर आएगा चाहे व्यंजन आएगा, चाहे स्वर आएगा चाहे व्यंजन होगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। पहले जो है, क्योंकि संधि दो भागों में टूटती है, तो पहले भाग का जो अंतिम वर्ण होगा वो व्यंजन होगा, तभी जो है वह व्यंजन संधि होगी। और दूसरे भाग में चाहे पहले स्वर आए या व्यंजन आए, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखते हैं व्यंजन संधि के पहले नियम को। पहला नियम है कि यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का जो है तीसरा या चौथा वर्ण आए, या य, र, ल, व आए, या कोई भी स्वर आए, तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो यह जो है व्यंजन संधि का पहला नियम है। जब भी हम परीक्षाओं में जाते हैं तो यह नियम हमें याद नहीं रहते, इसलिए व्यंजन संधि में सबसे ज्यादा आवश्यक यह होता है कि हम उसका कितना अभ्यास किए हैं।
जितना ज़्यादा हमारा अभ्यास होगा उतने आसानी से हम परीक्षाओं में से हल कर सकते हैं। इसलिए जो है जब भी हम परीक्षाओं में जाते हैं तो हमें परिभाषा भूल जाती है। जैसे पहली ही परिभाषा है कि यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या अंतस्थ व्यंजन आए, अंतस्थ मतलब य र ल व, या कोई भी स्वर आए, यानी कि 11 स्वर जो होते हैं उनमें से चाहे कोई भी स्वर आए, तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो अब आइए इसको पहले नियम को पढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं। व्यंजन संधि का नियम एक। नियम एक क्या है? यदि क च ट त प के बाद यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ण आए या अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत क्या आते हैं? य र ल व आए या कोई भी स्वर आए, तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। इस प्रकार पहला जो इसका नियम है कि यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए। वर्ग कहने से आप समझ जा रहे होंगे कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं। तो 5 जो वर्ग होते हैं, क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। तो उन्हीं वर्ग का कोई तीसरा या चौथा वर्ण आए या अंतस्थ व्यंजन यानी कि य र ल व आए या कोई भी स्वर आए, तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का जो है तीसरा वर्ण हो जाता है या तृतीय वर्ण हो जाता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखेंगे जैसे सत प्लस गति। अब देखिए यहाँ पर सत प्लस गति आ गया। अब इसका अंतिम वर्ण क्या है? देखिए स, इसका अंतिम वर्ण क्या है? त, इसका प्रथम वर्ण क्या है? ग प्लस ती। जो आपका नियम कहता है कि यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, तो देखिए यहाँ जो ग जो है क वर्ग का तीसरा वर्ण है। जैसे क होता है, ख होता है, ग होता है, यह तीसरा वर्ण है। तो देखिए क के बाद क्या आ गया? तीसरा वर्ण आ गया। तो कह रहा है कि या अंतस्थ व्यंजन आए या कोई भी स्वर आता है, तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का
तिथि वर्ण हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो यहाँ पर वर्ण होगा उसी का तिथि वर्ण हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हमने सदगत का जो संधि विच्छेद हुआ, सत प्लस गति हो गया। अब कह रहा है कि जो नियम कह रहा है कि त के बाद यदि ग आता है तो त के स्थान पर अपने ही वर्ग का तिथि वर्ण हो जाएगा, अर्थात इसके स्थान पर जो है अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो त वर्ग का तीसरा क्या होता है, त होता है, थ होता है, द होता है, यानी कि इसके स्थान पर द हो जाएगा। त आधा है तो द भी आधा हो जाएगा, तो द यहाँ क्या है, गति। इस प्रकार सदगत का जो संधि विच्छेद होगा सत प्लस गति होगा। तो जब हम संधि विच्छेद दिया हो तो संधि करते हैं तो त के स्थान पर जो है यहाँ पर जो वर्ण होगा उसका तीसरा वर्ण हो जाएगा, और जब संधि करना होगा तो जो है द दिया रहेगा तो उसके स्थान पर जो है पहला वर्ण हो जाता है। और उदाहरण देखते हैं इसका। एक और लेते हैं, वागीश। मान लीजिए वागीश का संधि विच्छेद करना है, वागीश का, तो यहाँ पर क्या है, ग है, तो ग के स्थान पर क हो जाएगा, क्योंकि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जो तृतीय वर्ण होता है वो पहले वर्ण में बदल जाता है, तो ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, क, वाक प्लस ईस। अब देखिए, जो आपका नियम कहता है कि यदि क च ड त के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण है, यहाँ पर क्या है, देखिए क के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया, यानी कि आपका नियम प्रथम लागू हो रहा है। तो यह जो क है वह किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। तो क के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, ग। ग आधा होगा, लेकिन यह ई जब जाएगा इसको तो पूरा करेगा आ स। इस प्रकार वागीश शब्द बनेगा। वागीश का जो संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईस होगा। इसी प्रकार और देखते हैं उदाहरण इसमें, दिक प्लस भ्रम। दिक प्लस भ्रम, देखिए क के बाद क्या गया, भ। अब भ देखेंगे कि किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण है कि नहीं, या य र ल व में से कोई वर्ण है, या यह देखेंगे कि कोई स्वर है। तो पहले यहाँ तो हमें क मिल गया, अब इसके बाद इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि प फ ब भ। भ जो है प वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, तो यानी कि हमारा पहला जो नियम है, यह जो नियम लिखे हैं यह नियम इस पर लागू हो रहा है। तो यहाँ जो है क किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में, यानी कि यह जो क दिया है अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदलेगा। तो तृतीय वर्ण क का क्या होगा, ग होगा, ग आधा होगा, तो इसके स्थान पर ग हो जाएगा, तो दिग भ्रम। तो दिग भ्रम का जो संधि विच्छेद होगा दिक प्लस भ्रम होगा। आइए और उदाहरण इसमें देखते हैं। और उदाहरण देखते हैं, खडानन का संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद जो होता है खट प्लस आनन होता है, खट प्लस आनन। अब देखिए ट के बाद, देखिए ट है कि नहीं, यानी कि क आना चाहिए, चाहे च आए, चाहे ट आए, चाहे त आए, चाहे प आए। पहला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, इन पांचों में से कोई होना चाहिए। अब इसके बाद जो इधर वाला होगा पहला वर्ण, चाहे तीसरा वर्ण होगा किसी वर्ग का, या चौथा वर्ण होगा, चाहे इन चारों में से होगा, य होगा, चाहे र होगा, चाहे ल होगा, चाहे व होगा, या कोई भी स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर स्वर आ गया, यहाँ पर ट आ गया, तो यह जो ट है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो तीसरा वर्ण क्या होगा इसका, ट का, ट होगा, ठ होगा, ड, इसलिए इसके स्थान पर क्या होगा, ड हो जाएगा। तो इसलिए ड में आके यह मात्रा लग जाएगी, न। खडानन का जो संधि विच्छेद होगा खट प्लस आनन होगा। और देखते हैं उदाहरण इसमें,
खडानन माने होता है कार्तिकेय का पर्यायवाची होता है, कार्तिकेय का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार देखेंगे सट प्लस यंत्र, सट प्लस यंत्र, यह संधि विच्छेद दिया हुआ है। अब इसका संधि हमें करना है, तो देखिए ट के बाद क्या आ गया य, यानी कि इसमें से ट आ गया, यहां से क्या आ गया य आना चाहिए, यह आ गया। देखिए इसका नियम यही है कि क च ट त और प, इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद चाहे आए तीसरा वर्ण आए चाहे चौथा वर्ण आए किसी वर्ग का, प्लस या तो य आए चाहे र आए चाहे ल आए चाहे व आए, चाहे कोई भी स्वर आए, स्वर आएगा। तो जो नियम होगा वो पहला नियम होगा। अब देखिए यहाँ ट आ गया पहले में, अब इसके बाद क्या आ गया य आ गया, यानी कि यह यहाँ से आ गया, तो यानी कि अब यह ट किस में बदलेगा, अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में। जो आपका कहता है कि क च ट त प के स्थान पर जो है अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो जो यहाँ होगा, यही ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ क होगा तो अपने वर्ग का तृतीय वर्ण में बदलेगा, यहाँ च होगा तो अपने तृतीय वर्ण में बदलेगा, यहाँ ट है तो यह अपने तृतीय वर्ण में बदलेगा, यहाँ अगर त होगा तो वो अपने तृतीय वर्ण में बदलेगा, यहाँ अगर प होगा तो वो अपने तृतीय वर्ण में बदलेगा। तो यहाँ ट है तो ट का तृतीय वर्ण क्या होगा ड। अब यहाँ हो जाएगा षड्यंत्र, जो शब्द बना वो बना षड्यंत्र, इस पर हलंत होगा क्योंकि यहाँ पर हलंत है तो यहाँ भी हलंत हो जाएगा। तो षड्यंत्र का जो संधि विच्छेद होगा सट प्लस यंत्र होगा। और देखेंगे उदाहरण इसमें सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद का हो गया। अब देखिए त के बाद क्या आ गया आ गया, यानी कि त के बाद स्वर आ गया। तो अब इसका यह जो त है अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। तीसरा वर्ण क्या होगा त थ द, इसके स्थान पर क्या होगा द, आधा होगा, इसके पहले क्या है स, यह द है और यह आ की मात्रा इसको आके पूरा करेगी तो दा हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है नंद। तो सदानंद का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत प्लस आनंद। यह अभी कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। तो सदानंद का जो संधि विच्छेद होगा वह सत प्लस आनंद होगा। और देखते हैं इसमें उदाहरण दिक प्लस विजय, दिक प्लस विजय। अब दिक प्लस विजय दिया है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ क्या आ गया पहले क आ गया, यानी कि दो भागों में जब हम संधि को तोड़ते हैं तो पहले भाग में इन पांचों में से कोई ना कोई आना चाहिए और उसके बाद जो आना चाहिए चाहे तीसरा वर्ण आए चाहे चौथा वर्ण आए, चाहे य र ल व आए, चाहे कोई भी स्वर आना चाहिए। तो अब यहाँ क्या आ गया व आ गया, अब यहाँ क्या है क के बाद व आ गया। अब यह जो किस में बदलेगा, यह जो क होगा पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण होगा वो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो क का जो तीसरा वर्ण होता है क ख ग होता है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा ग, यह दी, यहाँ क्या हो जाएगा ग, यह विजय, विजय इसमें जोड़ देंगे तो विजय इधर जोड़ देंगे तो ऐसे हो जाएगा दिग्विजय। इस प्रकार दिग्विजय का जो संधि विच्छेद होगा दिक प्लस विजय होगा। और देखते हैं इसमें उदाहरण, दिग्विजय हो गया और जगत प्लस ईश, कई बार परीक्षा में पूछा है जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। अब इसको जब तोड़ेंगे देखिए यहाँ पे क्या गया त, यहाँ पर क्या गया त के बाद इसमें से स्वर में से आ गया ई। अब यह त किसमें परिवर्तित होगा, बहुत आसान है, यह त किसमें परिवर्तित होगा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो त थ द में परिवर्तित हो जाएगा। यह किसमें परिवर्तित होगा द में, इसके पहले क्या है ज ग, द हो गया, द पर बड़ी की मात्रा यहाँ लगेगी तो दी हो जाएगा यस। इस प्रकार जगदीश,
जगदीश का जो संधि विच्छेद होगा जगत प्लस ईश होगा। यह अभी कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। अब इसी प्रकार और देखते हैं आगे। जगत प्लस अम्बा, जगत प्लस अम्बा, जगत प्लस अम्बा। अब इसको देखेंगे तो अब इसको जब तोड़ेंगे तो इसके अब देखिए त के बाद क्या आ गया, अ आ गया, त के बाद अ आ गया, यानी कि जो हमारा यह नियम लागू हो रहा है त के बाद क्या आ गया, कोई स्वर आ गया। तो यह त किस में परिवर्तित होगा, द में। तो हो जाएगा ज ग दम, द में अ की मात्रा मिल जाएगी, द हो जाएगा, यहाँ यह चला जाएगा अब्बा, जगदम्बा। जगदम्बा का संधि विच्छेद जो होगा जगत प्लस अम्बा होगा। देखिए जब संधि विच्छेद दिया हो तो जो संधि विच्छेद दिया होगा तो उसका पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण होगा वो तीसरे वर्ण में बदलेगा, और जब संधि करते हैं तो वही जो तीसरा वर्ण पहले वर्ण में बदल जाता है। तो इसको आसानी से आप कर लेंगे। और उदाहरण देखते हैं इसमें। भवत प्लस ई, भवत प्लस ई। अब इसको देखेंगे कि देखिए त के बाद क्या आ गया, ई आ गया, यानी स्वर आ गया। तो यह त किसमें बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा तो द आधा होगा। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा भ व, और त के स्थान पर द हो गया तो द यहाँ लिखेंगे, द आधा है, इसमें ई की मात्रा लग जाएगी तो बड़ी ई की मात्रा ऐसे लग जाएगी य। तो भवती का जो संधि विच्छेद होगा भवत प्लस ई होगा। इसी प्रकार और देखते हैं उदाहरण। सत प्लस उपयोग, सत प्लस उपयोग। अब इसको जब करेंगे तो लिखेंगे, देखिए यहाँ त आ गया और त के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया। तो यह जो त है किसमें बनेगा, बदलेगा द में, द हो जाएगा, द आधा होगा, यह उ की मात्रा इसमें आके लग जाएगी, सदु हो जाएगा। और इसके बाद क्या बच रहा है, प्रयोग। तो सदुपयोग का जो संधि विच्छेद होगा सत प्लस उपयोग होगा। इसी प्रकार और देखते हैं। तत् प्लस रूप, तत् प्लस रूप। त के बाद क्या आ गया, र आ गया, यानी कि अंतस्थ व्यंजन का र आ गया। तो यहाँ त आ गया, यहाँ र आ गया। ये तक किसमें बदल जाएगा, अपने तीसरे वर्ण में। सदैव बहुत आसान है कि यहाँ जो अंतिम वर्ण होगा वो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो यह अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, तो यह द हो जाएगा, और यह र की मात्रा इसमें आके लगेगी इधर, और यह उ की मात्रा इसमें लगी है तो उ इधर हो जाएगा प। इस प्रकार तद्रूप का जो संधि विच्छेद होगा तत् प्लस रूप होगा। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। तद्रूप का जो संधि विच्छेद होगा तत् प्लस रूप होगा। और देखते हैं इसमें उदाहरण। पहले ही बता दिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जितना हम उदाहरण हल करेंगे उतने आसानी से हम परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन में जब संधि आएगा तो उसे हम आसानी से हल कर सकते हैं और हमारा गलत नहीं होगा। इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए। आगे देखते हैं। अप प्लस ईंधन, अप प्लस ईंधन। अब इसको जब करेंगे तो देखिए यहाँ क्या है, अप प्लस ईंधन। प के बाद क्या आ गया, ई, यानी कि स्वर आ गया। अब यह प किस में बदलेगा, अपने ई वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा, प का अ हो जाएगा, प फ ब हो जाएगा, ब हो जाएगा, ब हो जाएगा। अब ये ई की मात्रा कहाँ लग जाएगी, इधर लग जाएगी, और न यहाँ आ जाएगा, अधन, अभिंधन। अभिंधन का जो संधि विच्छेद होगा अप प्लस ईंधन होगा। इसी प्रकार देखेंगे सत प्लस
वाणी। अब देखिए त के बाद क्या आ गया व, अब यह त किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी कि द हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सदवाणी। और देखते हैं, वाक प्लस दान, वाक प्लस दान। अब देखिए क के बाद क्या गया द, अब यहाँ द देखेंगे कि य र ल व में से कोई है नहीं, स्वर भी नहीं है। अब देखेंगे कि यह किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है कि नहीं है, तो त थ द जो है तीसरा वर्ण है, त वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यानी कि यह तीसरा वर्ण है। तो यह जब तीसरा वर्ण इधर आ गया, इधर क आ गया, तो यह जो है अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो यह क जो है तीसरे वर्ण में बदलेगा, तो इसके स्थान पर, क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग दान, वागदान। वागदान का अर्थ क्या होता है, सगाई। आज जो है जो आधुनिक शब्द आ गया है इंगेजमेंट, यानी कि सगाई जो होता है उसका हिंदी जो है क्या होता है, वागदान। वागदान माने होता है सगाई। तो वागदान का जो संधि विच्छेद होता है वाक प्लस दान होता है। और देखते हैं उदाहरण, भगवत प्लस गीता। अब देखिए भगवत प्लस गीता, अब इसको जब पढ़ेंगे तो यह त के बाद क्या आ गया, ग आ गया, यानी कि क ख ग। अब यह तीसरा वर्ण आ गया, यहाँ तीसरा वर्ण आना चाहिए, चाहे चौथा वर्ण आना चाहिए, चाहे य आए, चाहे र आए, चाहे ल आए, चाहे व आए, चाहे कोई स्वर आना चाहिए यहाँ। तो यहाँ कोई ना कोई हमें मिलना चाहिए उनमें से। यहाँ त है तो यह त किस में बदल जाएगा, द में, तो जो हो जाएगा भगवत गीता। भगवत गीता का जो संधि विच्छेद होगा भगवत प्लस गीता होगा। इसी प्रकार सत प्लस बुद्धि, सत प्लस बुद्धि। अब यह त के बाद क्या आ गया, ब, त के बाद ब आ गया। ब देखेंगे किस वर्ग का है, प फ ब, यानी कि प वर्ग का जो है तीसरा वर्ण हो गया। तो इस प्रकार यह त किस में बदल जाएगा, द में। सद जो बदलेगा पहले शब्द का अंतिम वर्ण बदलेगा, तो इस तीसरे वर्ण में बदलता है, तो द हो जाएगा। तो जो शब्द बनेगा सद बुद्धि। अगला एक उदाहरण और देखते हैं, सुप प्लस अंत, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप प्लस अंत। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, प आ गया, इसके बाद देखिए प इसमें है, इसके बाद क्या आ गया, स्वर आ गया, तो यह प किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में। तो इसके तृतीय वर्ण क्या होगा, प फ ब, ब। अब ब आधा होगा, लेकिन यह आके इसको क्या करेगा, पूरा कर देगा, और यहाँ न हो जाएगा तो सुबंध। सुबंध का जो संधि विच्छेद होगा सुप प्लस अंत होगा। इस प्रकार व्यंजन संधि का जो पहला नियम है उस नियम को हम बहुत विस्तृत तरीके से पढ़े। इसमें जो है लगभग हमने जो है 30-35 उदाहरणों को पढ़े, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी हैं और कई परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। इनका संग्रह करके जो है आपको बताया गया। आप इसको जो है वीडियो को देखकर इसको एक बार फिर जो है पुनः जो है इसको रिवाइज करिएगा, ताकि जो है आपका जो कंफ्यूजन हो वह दूर हो जाए। आज बस इतना ही, धन्यवाद।